तो इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा का मतलब है कि जब हम कोई वस्तु मांगते हैं तो एक मन में हमारी इच्छा आती है। सबसे पहले इच्छा होती है कि हमें ये वस्तु चाहिए। फिर वो इच्छा अगर आई तो ऐसा नहीं है हमने डिमांड कर ली, हम मांग नहीं करते उसको, वो डिमांड का पूरा हिस्सा नहीं है, वो एक हिस्सा है केवल। फिर अगर हमारे पास साधन है तब थोड़ी सी जो मांग का भाग है थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन अगर तत्परता भी है तब निश्चित रूप से हम खरीद लेंगे। पहले इच्छा होगी, फिर ये होगा कि साधन भी है कि नहीं, मतलब पैसे हैं कि नहीं है, फिर उसके बाद हमारे मन में पूरी तरह इच्छा होगी अब हमें लेना ही लेना। अगर ये इच्छा आ गई या जिसको हम तत्परता कह रहे हैं, तत्परता आ गई तब फिर हम निश्चित रूप से डिमांड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कीमत भी होनी चाहिए, निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। नहीं तो पता चला हमारे बजट से ज़्यादा तो भी हम नहीं खरीद पाएंगे। जितना हमारे पास साधन है उस साधन से बजट वो वस्तु ज़्यादा की मिल रही है, मतलब बजट हमारा अलाउ नहीं कर रहा है, तब भी हम डिमांड नहीं कर पाएंगे। और निश्चित समय भी होता है कि अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 5 मिनट 5-10 मिनट जितना भी टाइम की हो वो टाइम भी निश्चित होना चाहिए। और टाइम की बात अगर हम करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, फिर निश्चित स्थान भी हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्योंकि कोई वस्तु किसी जगह पे सस्ती मिलती है, किसी जगह पे महंगी मिलती है, किसी जगह पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी जगह पे उसकी कम ज़रूरत होती है। जैसे ललितपुर में लोग चावल कम खाते हैं तो चावल नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, है ना। लेकिन बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चावल नहीं होगा तो उनका लाइफ ही नहीं, उनका जीवन ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमने निश्चित स्थान को अपनी तरफ से जोड़ दिया कि निश्चित स्थान भी होना चाहिए, तब निश्चित स्थान के लिए तो फिर डिमांड हमारी पूरी तरह से हो जाएगी। अगर ये सब मिल जाते हैं, मेन तो है हमारे, लेकिन अगर इन सबको भी हम जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हो जाएगी डिमांड, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो ये हो गई हमारी डिमांड। अब ये है मांग। अब इसकी अगर हम परिभाषा करेंगे तो परिभाषा के लिए कहेंगे निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है उससे ही मांग कहते हैं। निश्चित समय और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है उसे ही हम मांग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ये बुक खरीदी है, बुक तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं अगर हमने इसकी 1 पीस खरीदी, 1 यूनिट खरीदी, तो यही मात्रा, एक मात्रा जो है वो हमारी डिमांड है। और अगर हम इसी को 2 खरीद लेते तो 2 डिमांड हो जाती। ठीक है, 3 खरीद लेते तो जितनी मात्रा हम खरीदेंगे उतनी ही मात्रा को हम डिमांड कहेंगे, पूरी की पूरी मात्रा डिमांड हो जाएगी, मांग हो जाएगी। ठीक है, इसी को भी हम मांग कहते हैं। ठीक है, अब बात ये है मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित क्या क्या करते हैं? मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, एलिमेंट्स टू इफेक्ट द डिमांड। डिमांड को जो भी कारक प्रभावित करते हैं, तो हम देखो डिमांड में क्या लिखते हैं, डी ही लिख लेते हैं, क्यू भी लिखते हैं, क्यू बी भी लिखते हैं, क्यू लिखते हैं इसलिए क्योंकि क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और अगर केवल डी लिखते हैं तो डिमांड, और अगर क्यू लिखते हैं तो क्वांटिटी, मात्रा, बात वही हो गई, है ना। डिमांड उसी मात्रा की होती है। अब अगर उसको चाहे तो डिमांडेड क्वांटिटी लिख दें और चाहे तो केवल डी लिख दें। तो हम कहीं कहीं पर डी, कहीं कहीं पर क्यू, तो ज़्यादातर डी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ हमें डी लिखना, तो डी
फंक्शन ऑफ मतलब फलन को दिखाता है। फलन नहीं लेके वही सिंपल फंक्शन ऑफ एक तो देखो क्या होता है, क्या क्या प्रभाव कर सकते हैं उस वस्तु की स्वयं की कीमत, उस वस्तु की स्वयं की कीमत उसको हमने पी लिया और उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं उसको भी वो भी संबंधित वस्तुओं की कीमत वो भी इफेक्ट करती है। फिर इनकम इफेक्ट करती है, आय ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉपुलेशन P0 और फैशन रीति रिवाज जिसको हम ट्रेडिशंस बोलते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, मांग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब चलो हम मांग के नियम की बात करें। मांग के नियम में और ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, तो इन दोनों को साथ मिलकर के पढ़ते हैं, मिला कर तो इसमें D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P P बार बाई P0 F T कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें छूट भी गई होंगी वो भी देख लेना। अब मान लो ये सारी चीजें कांस्टेंट स्थिर हैं, ये सब इस समय पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं जिस समय हम इसकी बात कर रहे हैं, जिस समय हम प्राइस की बात कर रहे हैं उस समय ये सब का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। तो ये D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P हो जाएगा, है ना। इस समय हम केवल P पर ध्यान दे रहे हैं और सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हैं? जब हम इलाज करवाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां, लेकिन जो सबसे ऊपर होती है हम इलाज उसका करवाते हैं और सबका नहीं करवाते। वैसा यहाँ समझ लो कि ये इस समय हम प्राइस पर ध्यान दे रहे हैं और सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P या D इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, D इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी D जो है 1/P के 1/P के अनुक्रमानुपाती है या D के P व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। चाहे 1/P अनुक्रमानुपाती है या P व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो D इक्वल टू फंक्शन D इक्वल टू D इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, ये इक्वल नहीं रहेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि D और P के बीच जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, बिल्कुल उल्टा संबंध है। कैसे उल्टा संबंध है? नहीं ये भी लिखने वाला आप बोल रहे थे क्या लगेगी, चलो भाई। D इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/P का मतलब है इनके बीच में बिल्कुल उल्टा संबंध है। इनके बीच का मतलब P और D क्या है? डिमांड है, और P क्या है? प्राइस है। जल्दी से बैठ जाओ, अब इतना नहीं देखो। P प्राइस है, D डिमांड है। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, बहुत सरल, बहुत आसान। ये हम बना लेते हैं, मान लो अभी इसको समझाने के लिए बना लेते हैं। इस पर हमने प्राइस को दिखा दिया, इस पर हमने दिखा दिया क्वांटिटी या डिमांड, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है, मार्केट में इस समय चल रहा है कि प्राइस पे क्यों क्वांटिटी मांगी जा रही है। बाजार में ऐसा मान लेते हैं हम सेब खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। सेब की डिमांड कर रहे हैं, सेब खरीदने जा रहे हैं। इस सेब की कीमत इस समय कितनी है?
अंदाजा कुछ होगा? 80 70 आस्था 70 कह रही है। आस्था ज़्यादा खाई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मान लेते हैं प्राइस इस समय 70 रुपये है और 1 किलो खरीद रहे हैं, ठीक है, ये बाजार की प्राइस है। फिर अगर प्राइस बढ़ जाए 70 की बजाय 100 हो जाए, कितने लोग हैं जो 1 किलो खरीदेंगे? डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब है सब लोग सब खरीदेंगे, मान लो 1/2 kg खरीदे, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही बढ़ी वैसे ही डिमांड हमारी घट गई। और अगर मान लो प्राइस 50 रुपये हो जाए तब डिमांड बढ़ जाएगी, तब हम डिमांड 2 kg खरीद सकते हैं, है ना। यही है कि इज प्रोपोर्शनल टू 1/2। यही ये बता रहा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ घट रही है तो डिमांड हमारी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है, और जब प्राइस हमारी यहाँ से यहाँ बढ़ती है तो डिमांड हमारी यहाँ से यहाँ घट जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? यही है मांग का नियम, इसी को बोलते हैं मांग का नियम, ठीक है। चलो अब हम एक एक को करके देख लेते हैं, जो इसको प्रभावित कर रहे हैं हर एक तत्व को देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी कलम निकाल लो, कहना पड़ेगा कि भैया कॉपी निकाल लो। हाँ, समझना तो जरूरी है। यहाँ पे देखो हमको लिखवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो बोर्ड में लिखेंगे वो आप लोगों को लिखना है, घर पे जाके रिपीट करेंगे। मेरा विश्वास है आप लोगों को दूसरी बार जब घर पे पढ़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक्स, पता नहीं आप लोग इतना कठिन मान क्यों बैठे हो। फर्स्ट ईयर का है, हाँ? सेकंड ईयर है तो ये एमए का, इस समय में एमए को पढ़ा सबका होता सर ये तो, और ये सब बड़ा है, सेकंड ईयर का है सर, ठीक है। चलो अब एक एक को दिखा पढ़ लेते हैं, जो मांग के निर्धारक तत्व हैं उसको। मांग के निर्धारक तत्व तो यही सब हैं, हमने कहा था मांग का नियम और इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, है ना। तो हमने मिला दिया, पहले पढ़ लिया मांग का नियम, मांग का नियम आ गया तो मांग के निर्धारक तत्व भी आ जाएंगे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व भी आ जाएंगे। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब मांग के निर्धारक करते हैं एक एक करके। यहाँ हमने देखा डी और पी में क्या संबंध है, यानी डी को पी कैसे प्रभावित कर रहा है, डिमांड को मांग को प्राइस कैसे प्रभावित कर रहा है, वही मांग का नियम है और वही ये दिखाया जा रहा है। तो इसको प्रभावित कर रहे हैं डी को, जो प्राइस है वो कैसे प्रभावित कर रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि जब मार्केट प्राइस इतना था तो डिमांड 1 kg का हो गई, और जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड हमारी कम हो गई, और जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड हमारी बढ़ गई। ये इस तरह से प्रभावित कर रहा है, यानी मांग के नियम से प्रभावित कर रहा है, और मांग का ही नियम ये भी है। अब हम जो इससे संबंधित वस्तुएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहले ऐसे समझ लो संबंधित वस्तुएं 2 होती हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। संबंधित वस्तुएं 2 होती हैं, किसको किसको पता है तो बता दें जरा हमें। पहला होता है पूरक वस्तुएं, दूसरी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं 2 होती हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री
पहले देख लेते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं। कैसे? कोई एग्जाम्पल? सर पेन और स्याही होती है। पेन और स्याही, वेरी गुड। बिना स्याही की पेन का कोई मतलब नहीं है, और बिना पेन के स्याही आप पूरी डिब्बे भर के घूमो। बिना बैटरी का मोबाइल, बिना बैटरी का मोबाइल, यानी बैटरी और मोबाइल है ना, बैटरी और मोबाइल। और कोई? बहुत सारी है, बहुत सारी है। अरे बताओ ना, सारी तो है जी, भाषा तो नहीं है कि नहीं होगा। बाइक और पेट्रोल, वेरी गुड। बिना लाइट के पंखा, बिना लाइट के पंखे, मतलब लाइट और पंखे, ये सभी जो है पूरक हैं, अपने आप में अधूरे हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तब ये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला यही लेते हैं पूरक वस्तुओं में कार और पेट्रोल, गाड़ी और पेट्रोल, है ना। आपके पास गाड़ी है, टंकी खाली है कोई मतलब? पैदल दौड़ाओ, खुद चढ़ लो, बच्चों से बहुत धक्का लगा, है ना। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप पूरा पेट्रोल पंप लेके बैठे हो, है कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं। तो हम वही एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ये पूरक वस्तुओं के संबंध में है। ये पेट्रोल की प्राइस होती है, पेट्रोल की प्राइस होती है, और जो बाइक होती है, जो गाड़ी होती है, जिसको हम कार कह रहे हैं, कार की यहाँ पर डिमांड है या कार की क्वांटिटी। ठीक, इस समय पे मान लेते हैं P प्राइस था और Q क्वांटिटी कार की डिमांड हो रही है। इस समय जो मार्केट चल रही है वो ऐसा ही है कि P प्राइस है और Q क्वांटिटी डिमांड हो रही है। तो इस Q क्वांटिटी को हम मान लेते हैं कि 4 कार इस समय खरीदी जा रही है, जब पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है, ऐसा मान लेते हैं। पेट्रोल का प्राइस 100 रुपया है और इस समय 4 कार मांगी जा रही है। ये मार्केट का है, विदाउट ड्रेस में। हाँ, अभी हम आएंगे क्लास छूटेगी, ठीक है। तो ये जो हो गया मार्केट का चल रहा है। फिर अब मान लो पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, 100 से 110 हो जाए, पेट्रोल की प्राइस 110 हो जाए, जिसको हम P1 लेते हैं। अब हम बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? हाँ, गाड़ी कम खरीदेंगे, है ना, क्योंकि हम गाड़ी तो खरीद के रख सकते हैं, लेकिन उसको पेट्रोल डालना है ना। हमें 10 लाख 20 लाख की गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने में बहुत दिक्कत है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो पर डे का खर्च होता है वो महंगा पड़ता है। वो जमा पूंजी का हमने खरीद लिया, लेकिन पर डे का जो खर्च होता है वो हमारे लिए बहुत है ना। कई चीज़ों में उसको खर्च करना है और सबको पूरा करना है, तो वहाँ पे वो दिक्कत हो जाती है। और फिर अगर मान लो पेट्रोल की प्राइस घट गई, ये हमारी घट गई, इधर हमारी बढ़ी थी, जब ये बढ़ी तो ये हमारी घट गई। अब पेट्रोल की प्राइस मान लो घट करके P2 हो गई, तब हम क्या करेंगे? गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे या कम? गाड़ी हम ज़्यादा खरीदेंगे। ये हमारा Q1 था और ये Q2 हो गया। ये हम कम खरीदे थे और अभी हम ज़्यादा खरीदने लगे, ठीक है। तो अब हम इनको एक रेखा बना देते हैं। यही रेखा जो है हमारी डिमांड रेखा कहलाती है, मांग रेखा कहलाती है, ठीक है। यहाँ भी ऐसी एक रेखा बनती है, इसी को हम डिमांड करो या
मांग रेखा कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसमें एक और है स्थानापन्न वस्तु। ये तो पूरक वस्तु थी। स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है? एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करते हैं। एक के स्थान पर दूसरे का इस्तेमाल कर सके, वो होती है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु में कोई एग्जाम्पल बताओ। जैसे पेन की जगह पे पेंसिल, बोर्ड की जगह मशीन है। स्थानापन्न वस्तु की जगह पे क्या? मतलब ये होता है एक वस्तु ना होने पर उसके स्थान एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग कर सके। तो वो कौन है एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग? जैसे पेन नहीं होता तो पेंसिल का यूज करें। बस के जगह कार यूज कर लो। हैं? ऐसे ट्रैवल के लिए जैसे अपन ले हाँ, वेरी गुड। ट्रैवल के लिए हम बस की जगह बाइक या बाइक की जगह बस, जूते की जगह चप्पल और इलेक्ट्रिसिटी की जगह गुड। तो उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं चाय या कॉफी। चाय कॉफी, चाय महंगी होती है तो हम डायरेक्ट कॉफी पे आते हैं। आ जाते हैं नहीं आ जाते? तो चलो देख लेते हैं चाय और कॉफी का एग्जाम्पल। ये कॉफी है और ये टी का प्राइस है। इधर प्राइस ऑफ टी लिख लेते हैं और ये क्वांटिटी ऑफ कॉफी लिख लेते हैं। ठीक है, और ये प्राइस ऑफ टी, इस पे हम चाय की कीमत दिखाते हैं। तो मान लो इस समय जब हम चाय पी रहे हैं तो चाय की कीमत भी है और क्यू क्वांटिटी कॉफी की डिमांड हो रही है। प्राइस किसकी? चाय की, और क्वांटिटी कॉफी की, है ना? डिमांड हो रही है कॉफी। तो हमने देखा कि जब इस समय हमें कॉफी से मतलब नहीं है, हम कॉफी का यूज नहीं कर रहे, हम चाय का यूज कर रहे हैं, इसलिए चाय का प्राइस दिखा रहे हैं। लेकिन क्वांटिटी हमें ये भी देखना है कि इस समय क्या है बाजार में, कितनी डिमांड हो रही है। ऐसा नहीं है कोई लोग नहीं पीते, कुछ लोग तो पीते ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो है क्यों क्वांटिटी कॉफ़ी की डिमांड हो रही है। मान लेते हैं कि प्राइस इवन प्राइस बढ़ गया तो अब चाय की जो कॉफ़ी की कीमत है, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो घटेगी या बढ़ेगी? अगर प्राइस चाय की बढ़ जाए तो कॉफ़ी की क्वांटिटी या कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी ना, क्योंकि लोग जो है सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे। तो ये जैसे ही प्राइस हमारा इधर बढ़ा वैसे ही हमारी ये क्वांटिटी भी बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं प्राइस हमारी घट जाए, Q2 हो जाए। जैसे ही प्राइस घटी वैसे ही जब कॉफ़ी की क्वांटिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना? तो ये जैसे ही घटी ये भी कम हो जाएगी, ये Q2 हो जाएगी। अब जैसे ही इन सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हमारी तीसरी रेखा हो जाएगी। चलो ठीक है।